इतने खतरनाक लोगों के दरमियान आप यूं मुंह उठाकर चले गए। नहीं जाना चाहिए था आपको। अगर मैं वक्त पर ना आती तो उस वक्त भी आप बंधे हुए ही होते वहीं पर। वो थोड़े गुस्से में बोली। मुझे पता नहीं था कि मेरी बीवी इतनी बहादुर है। मुझे तो लगा कमज़ोर और डरपोक सी है, मगर तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। वो उसके चेहरे पर आए बालों की लट को कान के पीछे करते हुए बोला। उसकी हरकत पर उसका दिल बेख्तियार धड़का। उसने बाउल साइड टेबल पर रखा। दवा खा ले। आगे बढ़कर उसने दवाई पकड़ी और निकाल कर वकार की तरफ बढ़ाई। उसने खामोशी से दवाई लेकर खा ली। तुमने कपड़े तब्दील नहीं किए? उसे अभी तक खून आलूद कपड़ों में मलबूस देखते वो बोला था। हाँ, वो मैं सीधी यहीं आ गई थी इसलिए। वो अपने दुपट्टे और कपड़ों पर नजर आते खून को देखते बोली। अलमारी में कपड़े हैं, पहन लो। वकार ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। अलीज़े हैरान हुई। क्या वो उसके कपड़े पहनेगी? नहीं, मैं सही हूँ, सुबह घर जाकर चेंज कर लूँगी। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली और उठकर जाने लगी जब वकार ने उसका हाथ पकड़ा। जाओ चेंज कर लो। ना चाहते हुए भी उस अलीज़े को वहाँ से जाना पड़ा। उसने अलमारी खोली तो हैरत से उसका मुंह खुल गया। सामने एक तरफ वकार के कपड़े थे तो दूसरी तरफ रंग बिरंगे उसके कपड़े हैंग किए हुए थे। उसने वकार की तरफ देखा जो उसी को देख रहा था। हल्का सा मुस्कुरा दिया वो। उसने दोबारा कपड़ों को देखा और उसमें से ब्लैक कमीज शलवार निकाल कर अटैच वॉशरूम में चली गई। आधे घंटे बाद फ्रेश होकर वो बाहर निकली, गीले बालों को तौलिए से आज़ाद करती। उसकी नज़र वकार पर पड़ी जो कि बालकनी में खड़ा था। उसने तौलिया साइड पर रखा और खुद बालकनी में आई। आपके जख्म अभी ठीक नहीं हुए और यूं खड़े होकर क्या कर रहे हैं यहाँ? वो गुस्से से बोल रही थी। वकार उसकी आवाज़ सुनकर पलटा। सामने उसे ब्लैक कमीज शलवार, गले में दुपट्टा डाले, गुस्से से भरे चेहरे के साथ देखा। मज़ा आता है। पता है, जब जिस्म के दर्द से ज़्यादा ज़मीर का दर्द तकलीफ दे तब जिस्म का दर्द कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून पहुंचाता है। अभी वही सुकून ले रहा हूँ। वो बालकनी की दीवार पर हाथ रखे सर ऊपर तारों से भरे आसमान की तरफ करता होले से बोला। उसके लहजे में छुपा दर्द वो उसे बहुत अच्छे से महसूस हो रहा था। अच्छी बात है, कम से कम ज़मीर तो मलामत करता है। वो दोनों हाथ बांधे सामने देखते हुए बोली। उसके अल्फाज पर वकार ने पलट कर उसकी तरफ देखा। वो कुछ देर चुप रहा। जब वो कुछ ना बोला तो अलीज़े ने उसकी तरफ देखा। तभी उसने वो हरकत की जिसकी अलीज़े को तवक्को ना थी। वो उसके सामने ज़मीन पर घुटने टेक कर बैठा। वकार, ये क्या कर रहे हैं आप? उठें। वो फ़ौरन बोली। प्लीज़ बोलने दो। वैसे भी एक हफ्ते बाद, एक महीने का वक्त ख़त्म हो रहा है। जानता हूँ तुमने अभी तक अपना इरादा नहीं बदला। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं छुपानी चाहिए थी। मैंने शादी पापा की ज़बरदस्ती करने की वजह से की थी। पर मेरा खुदा गवाह है अलीज़े, जिस वक्त तुम्हें अपने निकाह में लिया उसी वक्त तुम्हें अपने दिल में जगह दे दी। मैंने उसी वक्त खुद से वादा किया था तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। पर जानता नहीं था नाइंसाफ़ी तो कर चुका हूँ। झूठ बोलकर, अपनी शादी और बच्ची को छुपाकर। वो घुटनों के बल बैठा नम लहजे में बोल रहा था और सामने खड़ी अलीज़े दम साधे उसे सुन रही थी। जिस दिन तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की थी उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कोई गुनाह सरजद हो चुका है और तब जाकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। बहुत दफ़ा हिम्मत की कि सबके पास वापस आकर माफ़ी मांग लूँ। तुम्हारा चेहरा हमेशा सामने आ जाता। सोचता था कि कैसे तुम्हारा सामना करूँगा। जिसके साथ इतना बुरा कर चुका हूँ वो कैसे माफ़ करेगी। जिनकी वजह से शादी की थी उन्हीं की वजह से वापस भी आया। तुम्हारी आंखों में छुपे गम को देखकर मैं लम्हा ब लम्हा टूटा हूँ। अभी भी एक हफ्ते बाद वक्त ख़त्म हो जाएगा। हमारे रिश्ते का कोई ना कोई फैसला होगा, पर उससे पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो तुम्हारे साथ की जाने वाली तमाम ज़्यादतियों के लिए, तुम्हें दुख देने के लिए, तुम्हारे दिल को दुखाने के लिए। वो बोलता आखिर में हाथ जोड़ गया। बोलते बोलते वो रो दिया। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठी और उसके हाथों को पकड़कर नीचे किया। मैंने बचपन से सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। पता है, जब मैंने शादी तय होने का सुना मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी। पता है, जब मैंने शादी तय होने का सुना मैं खुद को इस दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझने लगी। शादी के बाद कई दफ़ा मुझे महसूस हुआ जैसे आप कुछ छुपा रहे हैं। बड़ी दफ़ा महसूस हुआ जितना प्यार मैं आपको करती हूँ उतना प्यार आप मुझसे नहीं करते। फिर अपनी ही गलत फहमी समझ कर भुला देती। पर उस दिन जब वो सब हुआ वकार, उस दिन मुझे लगा ज़रूर मेरे प्यार में, मेरी दुआओं में कमी रह गई होगी जो इतना बड़ा धोखा मिला मुझे। उस दिन मैं मर जाना चाहती थी। दिन ब दिन मैं पागल होती जा रही थी।
बड़ी दफ़ा ऐसा लगा शायद ये कोई डरावना ख्वाब होगा, शायद आंखें खुल जाएं तो सब पहले जैसा खूबसूरत हो, पर तल्ख हकीकत भला कब बदलती है। बड़ी दफ़ा दिल किया आपको कॉल करूं, हज़ार शिकवे करूं, गुस्सा निकालूं, फिर सोचती थी कि जिस शख्स को मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी वो भला मेरे क्या शिकवे सुनेगा। वो रोते हुए सब बोल रही थी। वकार के भी आंसू बह रहे थे। आई एम सॉरी। वकार ने उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया और गाल पर से बहते आंसू साफ किए। आयान के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत प्यारी गुजर रही थी। आप क्यों वापस आए? क्यों दोबारा मेरे सामने आकर मेरे ज़ख्मों को कुरेद दिया? क्यों सबके सामने मेरे लिए बोले जब सबके सामने छोड़ कर गए थे? क्यों इतनी बार माफ़ी मांगी कि मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि मैं आपको माफ़ करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही? पर वकार, सच में मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं जब जब सोचती हूँ आपको माफ़ कर दूँ तभी मेरे सामने वो सब आ जाता है। सोचती हूँ अगर दोबारा से बीच राह में छोड़कर चले गए तो क्या करूँगी मैं। यही सोचकर मेरी हिम्मत टूटकर बिखर जाती है। चाहकर भी मैं माफ़ नहीं कर पा रही। वो उसको कॉलर से पकड़े रोते हुए बोल रही थी। रोते रोते उसकी हिचकी बन गई। वकार ने उसे खुद में लगाया। एक मौका दो, अपने अमल से मैं तुम्हारा यकीन दोबारा जीत लूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ, हमारे बच्चों के साथ रहना है। अपनी बाकी ज़िंदगी खुशी खुशी तुम सब के साथ बितानी है। प्लीज़। वो उसे अपने बाजुओं के हिसार में लिए रोते हुए बोला। जब काफ़ी देर दोनों ने खूब अपना दिल का गुबार बहा दिया तो अलीज़ा अलग हुई। वादा करें दोबारा ज़िंदगी में मुझसे कोई बात नहीं छुपाएंगे, हर हाल में मेरा साथ देंगे, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली। वकार ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी कोई बात नहीं छुपाऊंगा और तुम्हारी आंखों में दोबारा आंसू नहीं लाऊंगा, वादा है। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला तो अलीज़े भी मुस्कुरा दी। तो मतलब माफ़ी मिल गई? वकार उसकी मुस्कुराहट देखकर बोला तो अलीज़े ने हाँ में सर हिला दिया। वो खुद थक चुकी थी बहुत इस चूहे बिल्ली के खेल से। वो खुद अब अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहती थी। ओ थैंक यू सो मच माय वाइफ। वो उसको अपने बाजुओं में उठाकर गोल गोल घुमाते हुए ऊंची आवाज़ में बोला। अलीज़े ने उसकी गर्दन में बाजू डाले और मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा जो उसकी एक हाँ सुनकर कितना खुश था। वो ज़िंदगी को एक और चांस देना चाहती थी। वकार नीचे उतारे। आपको इतनी चोटें लगी हैं, दर्द हो रहा होगा। अलीज़े को उसकी चोटों का ख्याल आया। तुमने इतनी बड़ी खुशी दी है, अब भला चोटों का दर्द कहाँ से होगा? वैसे भी तुम इतनी भारी भी नहीं हो। वो मायनी खेज अंदाज में बोला तो अलीज़े का चेहरा गुलनार हुआ। उसने उसके कंधे पे थप्पड़ मारा। चाय पियेंगे? अलीज़े ने उससे पीछा छुड़वाने को कहा। वकार ने उसे नीचे उतारा। तुम लेकर आओ, फिर ढेर सारी बातें करते हैं, बहुत कुछ बताना है तुम्हें। वकार उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला। अलीज़े हाँ में सर हिलाती नीचे किचन की तरफ चली गई। वकार बेड पर आकर बैठ गया। वो बहुत खुश था। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि अलीज़े मान गई है। थोड़ी देर बाद वो चाय के 2 कप लेकर आई और उसके साथ बैठकर पीने लगी। चाय पीते पीते वो बातें भी कर रहे थे। रात 3 बजे जाकर बातें करते करते न जाने कब दोनों सो गए। उस्मान मसरूफ़ होने की वजह से घर लेट आया था रात को और आते ही सो गया। सुबह नाश्ते की टेबल पर उसे सब मालूम हुआ। अलीज़े कहाँ है? डाइनिंग टेबल पर नज़र डाले उसने पूछा। वहाँ सब मौजूद थे सिवाय अलीज़े और आयाम के। एकदम से टेबल पर खामोशी छा गई। वकार के घर पर है। वकार को काफ़ी चोटें लगी हैं तो उसकी देखभाल के लिए आबदा बेगम ने उसके सवाल का जवाब दिया। उनका जवाब सुनकर उस्मान का दिमाग घूमा था। क्या बकवास है, मेरी बहन कोई नौकरानी है जो बीमारों की देखभाल करेगी? वो चम्मच प्लेट में फेंकता गुस्से से बोला और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बीवी है वो और अपनी बीवी होने का फ़र्ज़ अदा कर रही है। आबदा बेगम सख्त लहजे में बोली। वाह, आपका बेटा तो कभी शोहर होने का फर्ज अदा कर नहीं पाया, मेरी बहन को नौकरानी बनाकर रखा है। बहुत हुआ, अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगा, इस कहानी को तो आज ही ख़त्म करूँगा। वो कुर्सी को धकेलता बाहर की तरफ बढ़ा। सबने उसे रोकने की कोशिश की पर वो चला गया। ये लड़का पागल हो चुका है, कोई पीछे जाओ इसके। हशमत साहब सर पकड़कर बोले। मैं जाता हूँ। अशरफ साहब उठ खड़े हुए। ताया जी मुझे भी जाना है। दानीन भी खड़ी हुई। सभी जानते थे वो वहाँ बहुत तमाशा करेगा। आबदा बेगम, अशरफ साहब, हाशिम साहब, फायज़ा बेगम, दानीन, वो सब वकार के घर की तरफ निकले। 10 मिनट में वो वहाँ पहुँचे लेकिन उस्मान पहले ही पहुँच चुका था। वकार की आंख तो अलीज़े उसके सीने पर सर रखे सो रही थी। वो उसका मासूम चेहरा देखकर मुस्कुराया। तभी अलीज़े ने भी आंखें खोली। अपने आप को उसके हिसार में देखते वो बौखलाई और जल्दी से उठ बैठी।
क्या हुआ बेगम, नींद अच्छी मिली? वकार ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। अलीज़े ने तकिया उसकी तरफ उछाला तो वकार का कहका बुलंद हुआ। अलीज़े ने उसे घूरा और अलमारी से दूसरा सूट निकालकर वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर वो नीचे आ गई और किचन में नाश्ता बनाने लगी। साथ साथ मरियम भी से बातें करने लगी, जो ज़ैनब और आयान को उठाने चली गई। उसने टेबल पर नाश्ता लगाया और तीनों का इंतजार करने लगी। आयान और ज़ैनब फ्रेश होकर बाहर आए। आयान तो भागकर अलीज़े के गले लगा। ज़ैनब वहीं रुक गई। अलीज़े ने उसका रुकना महसूस किया। वो कुछ बोलती उससे पहले ज़ैनब अपनी जगह पर जा बैठी। आज ममा ने अपने हाथों से यमी यमी सा नाश्ता बनाया है, आलू वाले पराठे। अलीज़े ने दोनों की प्लेट्स में पराठे रखे। वाओ ममा, माय फेवरेट, आयान खुशी से चिल्लाया। तभी वकार भी नीचे आया। सामने उन तीनों को बैठा देख बेख्तियार उसने माशाल्लाह बोला। यही ख्वाब तो वो हमेशा से देखता आया था और आज पूरा हुआ। वाह, नाश्ता तो मज़े का लग रहा है। वो अपने हाथ रगड़ता अपनी कुर्सी पर बैठा और एक पराठा अपनी प्लेट में रखा और खाने लगा। चारों मज़े से नाश्ता कर रहे थे। अलीज़े, अलीज़े कहाँ हो? तभी उस्मान की आवाज़ आई। वो घर में दाखिल होते ही गुस्से से उसे पुकार रहा था। भाई! उस्मान की आवाज़ सुनते ही वो हकलाई, डरकर वकार की तरफ देखा। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर हौसला दिया। उस्मान अंदर दाखिल हुआ और उन चारों पर नज़र पड़ी तो अलीज़े जल्दी से उसके पास गई। भाई आप यहाँ? वो डरते हुए बोली। बहुत हो गया, समझो आज ही महीना पूरा हुआ। अलीज़े अपना फ़ैसला सुनाओ, तुम इस शख्स के साथ रहना चाहती हो या तलाक लेना चाहती हो? उस्मान ने वकार को गुस्से से घूरते अलीज़े से सवाल किया था। तभी बाकी सब भी अंदर दाखिल हुए। अलीज़े ने अपनी माँ और चची की तरफ बेचारगी से देखा। रिलैक्स उस्मान, बैठकर बात करते हैं। वकार ने आगे बढ़कर बोलना चाहा। चुप, एक लफ्ज़ भी तुम तो अपने मुंह से निकालना मत। तूने मेरी बहन के साथ जो किया उसके बाद नीच तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो माफ़ी मांग रहा है और ये उम्मीद भी रख रहा है कि वो तुझे माफ़ कर देगी। तेरा बेहतर हल पता है क्या था? तेरे सामने उसी दिन तेरी बहन को छोड़ा होता ना, तेरी अकल ठिकाने आ चुकी होती। यूं चौड़ा होकर दोबारा ना आता। जिंदगी हराम करके रख दी है तूने हमारी। उस्मान गुस्से में न जाने क्या क्या बोल रहा था। दूर खड़ी दानीन का दिल एक मर्तबा फिर टूटा। वो फिर से उसे एक बार बेमोल कर गया था। भाई कैसी बातें कर रहे हैं? अलीज़े ने दानीन का धुआं होता चेहरा देखा। तुम चुप रहो अलीज़े, अब तो तुम्हारी भी बात नहीं सुननी। तुम्हारे लिए मैं जो फैसला करूंगा वही ठीक होगा। अभी के अभी मेरी बहन का पीछा छोड़, तलाक दे इसे। मैं अब मज़ीद तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अब अलीज़े पर गुस्सा निकाल रहा था। बीवी है मेरी, कभी तलाक नहीं दूंगा। जो करना है कर ले। वकार को अब भी उसकी ज़िद पर गुस्सा आया। वो किसी की बात समझ ही नहीं रहा था। बात को बढ़ाओ मत, चलो बैठकर बात करते हैं। अशरफ साहब दरमियान में आकर बोले। बस कर दें पापा, आप दरमियान में ना ही आए तो अच्छा होगा। आप सब की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है, वरना उसी दिन सब खत्म कर दिया जाता। आज मेरी बहन कम अज़ कम खुश तो होती। वो गुस्से से बोला। अलीज़ा ने बेबसी से आबदा बेगम की तरफ देखा। दे तलाक, वरना अभी के अभी तेरी बहन को तलाक दे दूंगा। उस्मान वकार का गिरेबान पकड़कर बोला। भाई प्लीज़ बस करें, मैं वकार को माफ़ कर चुकी हूँ, इस बात को यहीं ख़त्म करें। अलीज़े ने हिम्मत करके कहा। उस्मान ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। तभी किसी ने उसके कंधे को खींचा और उसका रुख अपनी तरफ किया। बड़ा शौक है ना आपको दूसरों की ज़िंदगी के फैसले करने का? बहुत अफसोस है मुझे उसी दिन तलाक ना देने का। मुझे तलाक देकर छोड़ने का बहुत दिल चाह रहा है ना। अभी के अभी मुझे तलाक दें, मुझे भी आपके साथ अब एक पल मजीद नहीं रहना। दानीन उसका रुख अपनी तरफ करती गमो गुस्से से चिल्लाई। सभी ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। दानीन क्या बोल रही हो? चुप कर जाओ। फ़ायज़ा बेगम ने आकर उसे अलहदा करते हुए कहा। ताई जी यही सही रहेगा। वैसे भी इन 5 सालों में इन्होंने मुझे हर बात पर मुझे मेरे भाई के हवाले से ताने ही तो दिए हैं। हमेशा उसकी गलती की सज़ा मुझे ही तो दी है, हमेशा मुझे ही नीचा दिखाया। ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा जहाँ इज्जत ही ना मिले। भरी महफिल में इन्होंने एक पल नहीं लगाया ये बोलने के लिए कि मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा। धमकी दी है। मैं सिर्फ वकार की बहन नहीं, इनकी बीवी भी तो हूँ। बोलें, अब चुप क्यों हो गए? दें तलाक, बोलें। वो रोते रोते सब बोल रही थी। उस्मान बुत बना सब सुन रहा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि वो क्या क्या बोल गया है। वो एक पल भी वहाँ ना रुका और चला गया। रामीन वहीं ज़मीन पर बैठी रोती रही। अलीज़े और आबदा बेगम उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। उसे सोफे पर बिठाया तो अलीज़े जल्दी से जूस बना कर ले आई। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हुई और रोना बंद किया। घर से हशमत साहब की कॉल्स आ रही थी। अशरफ साहब ने सबको चलने का बोला।
वकार, क्या इस घर में मेरे लिए कोई जगह है? रामीन ने नम नज़रों से वकार की तरफ देखते हुए पूछा, जो अपनी बहन की हालत का खुद जिम्मेदार खुद को ठहरा रहा था। कैसी बातें कर रही हैं, यह आपका ही घर है, वो फौरन बोला। बाकी सब चले गए। अलीज़े ने उसे एक कमरे में लिटा दिया ताकि वो आराम कर ले। वकार उसके पीछे आया, रामीन के पास बेड पर बैठा। वो बेड के किनारे से टेक लगाए बैठी थी। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, वकार शर्मिंदगी से भरे अंदाज में बोला। बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारी वजह से ये नहीं बोला, ये सब उस्मान की वजह से हुआ। हमारे रिश्ते में वो बात रही ही नहीं, हमेशा मैंने ही कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने तो मुझे जलील ही किया है। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने काफ़ी बुरा रवैया रखा, ख़ासकर रात को। तुम्हारी इतनी बुरी हालत थी, मुझे आना चाहिए था। रामीन ने उसकी बात काट कर कहा। वकार ने अपनी बहन को अपने हिसार में लिया, उसकी वजह से उसने कितना सहा था। तुम दोनों ने अच्छा फैसला लिया, मैं खुश हूँ। वो दूर खड़ी अलीज़े को देखते हुए बोली। अलीज़े ने अपनी प्यारी सी कज़न को नम आंखों से देखा था। एक हफ्ता गुजर चुका था। वकार ने अपनी अलीज़े और बच्चों की टिकट्स करवा ली थी। वो चारों आज दोपहर की फ़्लाइट से अमेरिका जा रहे थे। मरियम भी कल ही अमेरिका चली वो चारों आज दोपहर की फ़्लाइट से अमेरिका जा रहे थे। मरियम भी कल ही अमेरिका चली गई थी। यहाँ आने की वजह से कंपनी में काफ़ी मसला हो रहा था और ज़ैनब के भी फाइनल्स थे। सारी पैकिंग वो कर चुके थे। रामीन को फ़ायज़ा बेगम समझा कर वापस घर ले जा चुकी थी। उस्मान उस दिन के बाद से बहुत बदला बदला सा था। वो घर कम ही आता और बहुत खामोश खामोश सा रहता। बहुत जल्द दोबारा वापस आऊँगा, रोएं तो मत, वकार आबदा बेगम के गले मिलते हुए बोला। वो काफ़ी रो रही थी। पहले ही इतने सालों बाद आए थे और अब दोबारा से जा रहे हो, सब काम खत्म कर दो और वापस आ जाओ। आबदा बेगम उसे घूरते हुए बोली। ऐसे सब खत्म नहीं कर सकता, वादा करता हूँ जल्द आऊँगा। अपनी प्यारी माँ के बगैर मैं भी ज़्यादा देर नहीं रह सकता, वकार ने उनके माथे पर बोसा देते हुए कहा। सभी माँ बेटे का प्यार देख रहे थे। अलीज़े बाकी सबसे मिल रही थी। अगर मेरी बेटी को ज़रा सा भी दुख दिया तो वहीं आकर मारूंगा। वो अशरफ साहब से मिलने गया तो उन्होंने कान पकड़कर बोला। वो चिल्लाया, बिल्कुल मारिए, आपका हक है। वो हंसकर बोला। आयान और ज़ैनब हशमत साहब की गोद में बैठे थे। वो बार बार उनको प्यार कर रहे थे। घर की रौनक जा रही थी। आगा जी, अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पर लीजिएगा, अलीज़े हशमत साहब के सीने से लगी नम आवाज़ में बोली। उन्होंने भी आंखें पोंछते हाँ में सर हिलाया। सभी से मिलकर वो गाड़ी में बैठने लगे। जब दरवाजे से उस्मान की गाड़ी अंदर दाखिल हुई, उनको तैयार हुआ देख वो समझ गया वो जा रहे हैं। गाड़ी से बाहर निकलकर वो बिना मिले अंदर जाने लगा। जब अलीज़े और वकार उसके सामने आए, मिलेगा नहीं, वकार ने बहुत उम्मीद से बोला। अब मेरी बहन ने फैसला कर ही लिया है कि वो तुम्हारे साथ रहेगी, तो भला अब मैं क्या कर सकता हूँ? खुश रखना इसे। उस्मान अलीज़े को एक नज़र देखकर वकार से मुखातिब हुआ। अलीज़े को उसके अल्फाज तकलीफ़ देने लगे। वो जानती थी वो बहुत नाराज़ है। माफ़ कर देना यार, बस कर अब, वकार उसके गले लगते बोला। मेरे माफ़ करने या ना करने से क्या होता है, तुम्हारी फ़्लाइट है, जाओ, उस्मान ने उसे अलहदा करते हुए कहा। वकार को काफ़ी बुरा लगा। अलीज़े ने नम नज़रों से अपने भाई को देखा, जिसने हर मोड़ पर उसका साथ दिया था। आज वो उससे किस कदर नाराज़ था। वो दोनों को इग्नोर करते अंदर की तरफ बढ़ा। चलो अलीज़े। वो अंदर बढ़ते उस्मान को देख रही थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे। वकार ने उसे कंधों से पकड़े गाड़ी में बिठाया। सभी उन्हें हाथ हिलाकर बाय कर रहे थे। शहीर उनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। आधे घंटे में वो एयरपोर्ट पहुंच गए। शहीर से खुदा हाफिज कहते वो अंदर की तरफ बढ़े। जहाज़ में बैठे अलीज़े ने खिड़की से बाहर देखा। जहाज़ हवा में उड़ रहा था। पाकिस्तान का साथ उसके हाथों से लम्हा ब लम्हा छूट रहा था। उसने अपनी गोद में बैठे आयाम को सीने से लगाया। उसके साथ वाली जगह पर ज़ैनब और उसके साथ वकार बैठा था। उनके साथ सीट खाली थी, जो कि आयान की थी, पर वो डर रहा था, इसलिए अलीज़े की गोद में बैठ गया। वो आयान को पानी पिला रही थी। जब ज़ैनब की खुद पर टिकी नज़रों को देखते उसने उसकी तरफ देखा, वो फ़ौरन नज़रें हटा गई और अपने बैग से टैबलेट निकाल कर चलाने लगी। अलीज़े ने उसकी आंखों में एक पल के लिए देखा, पर जो उदासी और अधूरापन उसे महसूस हुआ, उसका दिल भीगा। वो उसे आयान के साथ प्यार करते देख रही थी और शायद उदास हो गई थी। सो माई प्रिंसेस क्या खेल रही हैं? वकार ने भी उसका अंदाज नोट किया। तभी उसके कंधों के गिर्द बाजू लपेट कर बोला, गेम्स। वो होले से बोली। आयान तो सो चुका था। अलीज़े के दिमाग में अब ज़ैनब घूम रही थी।
उसने ये रिश्ता दोबारा कबूल किया था। उसके साथ उसे ज़ैनब को भी माँ का प्यार देना था। इन दिनों में वो उस पर ध्यान नहीं दे पाई। अभी ज़ैनब की नज़रों में छुपी महरूमी को उसने दिल में महसूस किया और ख़ुद से वादा किया कि वो उसे इतना प्यार देगी कि वो पिछले सारे गम भूल जाएगी। वो लोग अमेरिका लैंड कर चुके थे। वकार का ड्राइवर गाड़ी लेकर पहले ही वहाँ मौजूद था। आधे घंटे के सफ़र के बाद वो लोग घर पहुँचे। आयान और ज़ैनब दोनों सोए हुए थे। इतने लंबे सफ़र के बाद वो थक भी चुके थे। वकार ने ज़ैनब को कंधे से लगाया। अलीज़े भी आयान को कंधे से लगाए घर में दाखिल हुई। इतने बड़े घर को देखकर वो काफ़ी हैरान हुई। बाहर काफ़ी बड़ा लॉन था जिसके एक तरफ घास लगा था और साथ बैठने का इंतज़ाम भी। घर के अंदर दाखिल हो तो एक बड़ा सा लिविंग रूम था। काफ़ी कमरे नीचे थे और साथ किचन था। ऊपर भी काफ़ी कमरे थे। सभी को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया। वकार ने उसे बच्चों के कमरे में आने का इशारा किया। ज़ैनब और आयान के लिए वहाँ 2 बेड लगे हुए थे। ये काम उसने कुछ दिन पहले ही करवाया था। दोनों को लिटाकर दोनों बाहर आए। सारा सामान उनके कमरे में पहुंचा दिया गया। सो बेगम, क्या हम आपको हमारा कमरा दिखाएं? वकार ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते शौक लहजे में कहा। ऑफ कोर्स, वो भी मुस्कुरा कर बोली। वकार उसे लिए अपने कमरे में आया। ब्लैक एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में फुल डेकोरेटेड कमरा। नाइस। वो पूरे कमरे को देखते हुए बोली, इतने लंबे सफर से तुम थक गई होगी, आराम कर लो, मैं आता हूँ। वकार कबर्ड से 2 फाइल्स पकड़ते मुस्कुरा कर बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? अलीज़े को उस वक्त उसका जाना बिल्कुल पसंद न आया। वो अभी अभी तो आए थे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, काफी काम फैला हुआ है, सब समेटना होगा वरना काफी नुकसान हो सकता है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, काफी काम फैला हुआ है, सब समेटना होगा वरना काफी नुकसान हो सकता है। वो उसके करीब आकर बोला, कभी काम से फुर्सत भी ले लिया करे, हर वक्त काम काम काम। वो चिढ़ते हुए बोली, वहाँ पाकिस्तान में भी उसने काम ही तो किया था। मैडम क्या चाहती हो, कंगाल हो जाऊं? फिर खुद ही बोलोगी कि बेकार शोहर मिला। उसने उसे छेड़ते हुए कहा, ठीक है आप जाइए, मैं थक चुकी हूँ और मैं तो लंबी तान कर सोने वाली हूँ अब। वो नाक चढ़ाते बोली, ओके माय वाइफ, इंतज़ार मत करना, मैं लेट हो जाऊँगा। वो उसकी नाक दबाते हुए बोला और कमरे से निकल गया। अलीज़े कपड़े लिए वॉशरूम में घुसी, नहा कर फ्रेश हुई और लंबी तान कर सो गई।